कमाल की बात है कि जिस व्यक्ति को जिस बड़े डेयरिंग कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दे दिया गया, वही उसके एंटी धारा में बात कर रहा है। ये पति कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि हमारी औरत किसी और से शादी करे, फिर उसके साथ वो आदमी एक रात गुजारे। जो कहते थे कि हमें कागज दिखाना पड़ेगा, कागज नहीं दिखाना है, अब सभी कागज दिखा दिखा के वोट डाल रहे हैं कि कुछ चीजों पे पर्दादारी होनी चाहिए। उसी प्रकार कुछ समस्याओं को इतना मत उठाओ कि वो समस्या इस सीमा तक चली जाए जहां एक की जीत और एक की हार हो जाए। ख्याल कीजिए 70 सालों में भी आज भी हम चुनाव अगर लड़ रहे हैं, बंधन से हम आज भी बाहर नहीं निकल पाए। आज जरा सोचिए अगर देश की जनता इस लेवल पे आ गई। जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनीश श्रीवास्तव। आज की वार्ता शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल एक्सपोज टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। भारत के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, लेकिन इस चुनावी प्रतिद्वंदिता के बीच कुछ ऐसे मुद्दे भी सामने निकल के आ रहे हैं जो जनता के मन को उद्वेलित करते हैं। इसमें कुछ दिनों पहले हिजाब का मामला मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा उठाया गया, एक स्कूल से शुरू हुआ। ये पूरा मामला इस कदर पूरे भारत में फैला कि ये एक हंगामे का स्वरूप ले चुका है। लोगों का ये कहना है कि ये हमारी स्वतंत्रता है कि हम इसका फॉलो करें, लेकिन स्कूलों के भीतर जहां एक यूनिफॉर्म होना उतना ही जरूरी है जितना अध्ययन होना जरूरी है, उसको दरकिनार क्यों किया जा रहा है? ये हिजाब का मामला आखिर क्या है, चुनाव के दौरान ही क्यों उठाया गया है, इसका जवाब जानने के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह जी को, जो शिक्षाविद हैं, राजनीतिक मामलों के जानकार भी हैं। आप एनसीसी में भी रहे हैं, आपने काफी सालों तक एनसीसी में भी सेवाएं दी हैं। तो हम बात करते हैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार। में मलाला को लेके एक चर्चा में आई थी। वो लड़की, उसने इस्लामिक रूढ़िवादिता का विरोध किया था, और कई ऐसे इस्लामिक मुल्क हैं जहाँ पे हिजाब को या बुर्का को या जो भी उनके पूरी तरीके से कवर करके चलने का है, उसके विरोध में तमाम अभियान चले, उनको लोगों ने त्याग दिया। लेकिन भारत में इस चीज़ को महिलाएं भी उसके पक्ष में बात उठा रही हैं, उसका पक्ष ले रही हैं, जिस चीज़ को वो हमेशा से हटाना चाहते हैं। ये क्या कारण है? देखिए, इस बात को थोड़ा सा और गहराई से समझना चाहिए। पहली बात तो यह कि ये जंग तो हमेशा से रही है देश के अंदर, नई विचारधारा और पुरानी विचारधारा। जो पुराना जीवन काल लोग जी रहे हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि नए जीवन काल को स्वीकार किया जाए। अगर वो स्वीकार कर लें तो विकास का समझिए रास्ता खुल गया। फिर तो नई पीढ़ी तो चाह ही रही है कि हम विकास करें। वो अभी भी पुरानी पीढ़ी चाहती है कि इनको उसी दकियाकुनीसी व्यवस्था के अंतर्गत बना के रखा जाए जिसमें कि हमारा वर्चस्व बना रहे। ख्याल रखिएगा कि अगर जब विकास की बातें होंगी तो पुरानी पीढ़ियों का वर्चस्व टूटेगा आज के युवाओं से, क्योंकि वो आपकी पुरातन चीजों को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं जाएंगे। और यही जंग अभी पूरी दुनिया में चल रहा है। आप उदाहरण तौर पे अफगानिस्तान को ले सकते हैं, तालिबानों को ले सकते हैं। कमाल की बात है कि जिस व्यक्ति को जिस बड़े डेयरिंग कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दे दिया गया, वही उसके एंटी धारा में बात कर रहा है। मलाला जी ने जो युद्ध किया था वो यही तो किया था कि इन अंधविश्वासों से हमें बाहर निकलना है, जिसके लिए उन सबों ने उन्हें खोपड़ी में गोली मार दी थी, और आज फिर उसी अंधविश्वास की बात कर रही हैं। सोचना चाहिए जिन लोगों ने नोबेल पुरस्कार दिया है कि हमने वो अंधविश्वास के लिए नोबेल प्राइज दिया था या पूरे देश और पूरे समाज के विकास के लिए दिया था। आज भी ये जंग लगातार जारी है। और इसको उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि मुसलमानों के अंदर ही ये जंग है, ये तो हम हिंदुओं के अंदर थी। सती प्रथा को उठा के ले लें, कितना क्रूर वो प्रथा थी कि एक पुरुष मर जाए तो उसकी
पत्नी को पूरा गांव चिता सजा के लाठी घेर के, वो मरना न भी चाहे तो भी आग में जला के जिंदा मार दिया जाता था। इस यातना को आप जरा बर्दाश्त करें। किसी मोमबत्ती पे जरा अपना हाथ रख के तो आपको दर्द महसूस होगा जलने का कि वो क्या होता है। और धीरे धीरे हिंदू समाज उस प्रथा से बाहर निकला कि नहीं निकला? जी बिल्कुल। और उसी प्रकार आप जरा सोचें, हलाला जैसी इतनी घृणित, मैं घृणित शब्द कह रहा हूं, किसी को आपत्ति हो तो वो बाकायदा इस पे बहस करे, उसको आज हम जायज ठहराने की बातें करते हैं। एक शौहर अगर अपनी पत्नी से तलाक ले ही लेता है और किन्हीं कारणों से बातचीत होके किसी मध्यस्थ के जरिए वो वापस आना चाहती है अपने पति के पास, तो वह पति किन शर्तों पे अपनी पत्नी को चाह रहा है, यह बताया जाना चाहिए समाज को। वह पति चाहता है कि यह औरत इतनी पददलित कर दी जाए कि दोबारा जिन कारणों से तलाक मैंने दिया है वो कारण उपस्थित ना हो। यह पति कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि हमारी औरत किसी और से शादी करे, फिर उसके साथ वो आदमी एक रात गुजारे, दैट इज हलाला, फिर वो हमारे पास वापस आए। और किस मानसिकता के ये लोग हैं जो इस तरह की व्यवस्था को समाज में आज भी बना के रखना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है मुनेश जी, मैं एक बात कहूंगा कि कुछ चीजों पे पर्दादारी होनी चाहिए। उसी प्रकार कुछ समस्याओं को इतना मत उठाओ कि वो समस्या इस सीमा तक चली जाए जहां एक की जीत और एक की हार हो जाए। अगर अब कोई समाज अपने तमाम उन रूढ़िवादी प्रश्नों के लिए कोर्ट का ही मुंह देख रहा है कि हमें वहीं से इजाजत मिले, तो निश्चित तौर पे इसमें पराजय होगी, क्योंकि आज का विकासवादी युग, विस्तारवादी सोच रखने वाला युग आपको उन अंधविश्वासों में जीने की इजाजत नहीं देगा। और इसके जो फैसले आएंगे वो आपको ज्यादा तकलीफ पहुंचाएंगे, और फिर आप मंथन करो कि इन फैसलों तक आप क्यों चले गए। ये होगा। और लगता है कि शायद सब कुछ अब इस देश में कोर्ट के द्वारा ही तय होगा। लेकिन विडंबना तो यह है कि अब कुछ लॉबी इस लेवल पे खड़ी हो रही है कि इस देश की सारी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न कर दो। ये मैं उदाहरण और बाकायदा तथ्यों के माध्यम से कहना चाहता हूं। शाहीन बाग का जो आंदोलन हुआ जी, कहां लिखा हुआ है सीएए के कानून में कि इस हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को बाहर निकाल दिया जाएगा? कहां लिखा है उस कानून में कि साहब जो है कागजात दिखाने पड़ेंगे अपने आइडेंटिफाई को साबित करने के लिए? और याद कीजिए क्या क्या हुआ, कितना बरगलाया गया। आज भी इस देश के अंदर ये स्थिति है कि हजारों लोगों को भ्रमित किया जा सकता है एक झूठी सी बात के ऊपर। अब आज इलेक्शन चल रहा है मुनेश जी, वो कहां गए वो सारे नेता जो कहते थे कि हमें कागज दिखाना पड़ेगा, कागज नहीं दिखाना है? अब सभी कागज दिखा दिखा के वोट डाल रहे हैं। अब वही लोग क्या दे रहे हैं, बुर्के पहन के जाओ और वोट डालो। कल तक तो 70 सालों में आवाज नहीं दिया उन्होंने। आज एकाएक जो है एक बात उठती है कर्नाटका से और अब ऐलान हो रहा है कि बुर्के पहन के वोट डालने जाओ। ये वो दूषित मानसिकता है जिससे देश का विकास नहीं हो सकता। इसके ऊपर कोर्ट को भी सख्त रवैया अपनाना चाहिए और सरकारों को उससे ज्यादा सख्त रवैया अपनाते हुए जो भी कोर्ट का आदेश आता है उसका इंप्लीमेंट कराना चाहिए। लोगों के अंदर अगर ये भावना घर कर जाएगी कि हम कोर्ट का भी आदेश नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पर्यवेक्षक भेजे गए थे शाहीन बाग में समझाने के लिए, क्या उनका हश्र हुआ? याददाश्त बड़ी कमजोर है, भूल गए लोग। माना नहीं शाहीन बाग के लोगों ने। किसान आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कुछ भी कहा गया उसको माना नहीं किसानों ने। ये नए ट्रेंड अब देश के अंदर पैदा किए जा रहे हैं। चुनौती दी जा रही है भारत के संविधान को, चुनौती दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट को, चुनौती दी जा रही है जो इस समय राज्य सत्ता में है। और इनके सामने घुटने टेकने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। गलत चीजों पे सख्ती के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, चोट होनी चाहिए, अगर देश को बहुत आगे ले जाना है और विकास के मार्ग पे अग्रसर करना है। सर आगे बढ़ते हैं तो एक सवाल ये है दिमाग में मेरे कि हिजाब का मामला जो चुनाव शुरू होने से पहले उठ गया था
ये चुनाव को कितना प्रभावित करेगा? क्या हिंदू मुसलमान दो फाड़ होंगे, या जो मुसलमान सत्ता पक्ष के रवैये से खुश रहा होगा उनको ये डाइवर्ट करने की कोशिश है? कोशिश तो यही है जी। और बड़ा देश हमारा अद्भुत है, ये मिनटों में जी भावना में बह के किसी को 2/3 मेजॉरिटी भी दे देता है। मेरा इशारा राजीव गांधी जी की तरफ है, माता जी का देहांत हो गया था जी, और एकाएक पूरा राष्ट्र इस भावावेश में चला गया, औरतें इस भावावेश में चली गई कि ये बच्चा जो है इसकी मां मर गई है, और 2/3 मेजॉरिटी दे दिया जी। यही तो खेल खेल रहे हैं इस देश के राजनेता, यही तो भावनाओं की तिजारत हो रही है पूरे देश के अंदर, यही तो भावनाओं से खेलने की बात हो रही है पूरे राष्ट्र के अंदर। कौन किसकी भावनाओं को कितना एक्सप्लॉइट कर सकता है, उतना ही बड़ा वो नेता इस देश का। कितने % लोग हैं जो बातों को सही परिप्रेक्ष्य में समझने का मादा रखते हैं? सीएए का कानून कितने ने पढ़ा, ये एक शोध का विषय होना चाहिए इस देश में। उसके बावजूद हंगामा हुआ देश में। किसान आंदोलन में वो बिल जो थे उसको कितनों ने पढ़ा। मेरी बातें बड़ी तीखी लगेंगी, अगर बहुत आवश्यकता न हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, कॉलेज, विद्यालय और यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसरों तक ने नहीं पढ़ा उसको। हमारे लिए सबसे बड़ी जानकारियों का स्रोत हमारा टीवी है। हमारी जानकारियों का आज की तारीख में सबसे बड़ा स्रोत जो है व्हाट्सएप ग्रुप हो गया है जी। और अगर हम पढ़ते हैं और तथ्यों को जानते हैं तो फिर हमारा विरोध कैसे हो सकता है? एक लाइन नहीं लिखी हुई है। इसलिए कोशिश तो राजनेताओं की यही होती है कि चूंकि जनता नहीं पढ़ती उतने डेप्थ में जाके, इसलिए इस तरह की भ्रम की स्थिति पैदा करो, उसका फायदा उठाओ और फिर उसके बाद उसे वोट बैंक में तब्दील करो और सत्ता पे काबिज हो जाओ जी। तो ये तो खेल चल रहा है इसमें। और जहां तक आपने कहा प्रभावित होने की बात, तो जाहिर सी बात है जिनको प्रभावित होना था वो प्रभावित हुए, वरना ये कहने की किसी को क्या जरूरत थी कि आप हिजाब पहन के वोट डालने जाओ। मैंने तो ये नहीं सुना कि किसी दूसरे ने ये कहा हो कि तुम तिलक लगा के वोट डालने जाओ। क्यों ऐसा हो रहा है? इन नेताओं को जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, देखिए लोग बोलते हैं, मेरा इस पे विरोध है कि जनता बड़ी जागरूक है। अरे जनता तो इतनी जागरूक है कि सीए कानून में क्या वो पढ़ती नहीं जी। जनता इतनी जागरूक है कि वो किसान आंदोलन को पढ़ती नहीं। जनता भोली है, जनता हमारी बहुत भावुक है और उसको ये तथाकथित राजनेता बरगलाने का कार्य कर रहे हैं। इनकी सारे भ्रमजाल को दूर करते हुए जनता को और ज्यादा जागरूक करने की जरूरत है कि इनके इस भ्रमजाल में जनता न फंसे। और देखिए एक चीज आपको बताएं मुनेश जी, ख्याल कीजिए 70 सालों में भी आज भी हम चुनाव अगर लड़ रहे हैं तो जातिगत हमारा विषय है। जाति के बंधन से हम आज भी बाहर नहीं निकल पाए। आज जरा सोचिए अगर देश की जनता इस लेवल पे आ गई कि हम जातिगत वोटिंग नहीं करेंगे तो ये टीवी चैनलों का क्या होगा जो दिन भर जातिगत आंकड़ा दिखा के लोगों को जो है अपना चैनल चला के टीआरपी बटोर रहे हैं। इन राजनेताओं का क्या होगा जो उसी के आधार पे कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं कि कितना % मुसलमान है, कितना % हिंदू है, कितना % कोयरी है। तो ये निर्धारित करेगा कि कैंडिडेट कौन खड़ा होगा जी। वो कैंडिडेट कितना अच्छा है ये क्राइटेरिया है ही नहीं है। इसलिए इन सब चीजों से जब तक देश बाहर नहीं होगा तब तक बहुत स्वस्थ लोकतंत्र की कल्पना नहीं हो सकती। और इसके लिए एक ही जगह है, वो है एजुकेशन सेक्टर, शिक्षा। और कमाल की बात है, देखिए अब उस पर भी चोट करना शुरू कर दिया गया है, भले बहाना हिजाब हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने थैंक यू सर। काफ़ी हमारी जनता के यहाँ खोलने की कोशिश की है और जनता से हमारा यही अनुरोध है कि वो अपने विवेक से सब कुछ देखते हुए सब कुछ देख भी रही है और उसी हिसाब से चुनाव में अपना प्रतिभाग करे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।